नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी रही हैं, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। प्राचीन सभ्यताएं: दरसदती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर क्षेत्र। हड़प्पा से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज 6000 वर्ष से पहले अधिक प्राचीन मानी जाती है। मतलब 6000 वर्ष पहले की मानी जाती है, इसको माना जाता है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काले चूड़ियों के कारण पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में जो चूड़ियाँ होती हैं उनको बंगा कहा जाता है। चूड़ी सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। तत्पश्चात 1961-62 में BL या बीबी लाल और BK थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। उत्खनन में कितने स्तर सामने आए? 5 स्तर में प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन थे। वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन थी। मतलब इसके साथ साथ चलती रही होगी ये सभ्यता। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है: प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता का मतलब है हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग कैसा है? लाल रंग ज्यादा प्रयोग हुआ है, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। ऐसा अनुमान है कि लोग यहाँ खेत में 2 फसलें साथ में उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान में यहाँ के निवासियों की स्वाधान पद्धति की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के क्या मिला है? कंकाल की खोपड़ी, मस्तिष्क में 6 छिद्र मिले, जिसमें मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जा सकता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मोहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। नेक्स्ट है अपनी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता भी राजस्थान में प्राचीन सभ्यता रही है। ये थी अपनी उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी या आयड़ नदी भी कहा जाता है। ये तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई, जिसे धूल कोट कहा जाता है। उस टीले को क्या कहा जाता है? धूल कोट। धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सन 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अक्षय कीर्ति व्यास ने एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई ईंटें एवं पत्थरों का प्रयोग करते हैं। धूप में सुखाई ईंटें और पत्थरों का प्रयोग करते हैं। और लोग अपने मृतकों को गहनों एवं आभूषणों के साथ, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, गहनों एवं आभूषणों के साथ दफनाते हैं। मृतकों को गहने और आभूषणों के साथ दफनाते हैं, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण करते हैं। ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें आभूषण और गहने साथ में दबाते हैं और जीवन के अवधारणा का समर्थन करते हैं? मतलब पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद भी इनका कोई न कोई जीवन होगा आगे, इस अवधारणा पर। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है।
आहड़, ताम्रवती या ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, या आहड़ सभ्यता को कहा जाता था। यहाँ तांबे के औजार एवं उपकरण के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उत्पन्न होने का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है गिलुंड। गिलुंड सभ्यता, ये भी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता रही है। ये कहाँ पर है, राजस्थान में राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर वीएस शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारण किया गया है। मतलब 1900 साल पहले या 1700 साल पहले रही होगी ये गिलुंड सभ्यता। गिलुंड का है, राजसमंद। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन, कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, 5 प्रकार के, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले। चित्रित मर्दभांड, उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों, मतलब आग से पकाई हुई ईंटें का उपयोग नहीं हुआ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है या पूछ सकता है। ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें आग से पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, वो कौन सी होगी, गिलुंड। ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें आग से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, वह सभ्यता है गिलुंड। राजसमंद का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ है। आहड़ में पक्की ईंटें, मतलब आग से पकाई हुई ईंटों का उपयोग हुआ, लेकिन गिलुंड में इनका उपयोग नहीं हुआ। गिलुंड सभ्यता में इनका प्रचुर उपयोग हुआ है। बागौर सभ्यता, भीलवाड़ा जिले में, सॉरी पिछले वाले में हमने गलत पढ़ दिया। हाँ, आहड़ में मिट्टी, आहड़ सभ्यता में पक्की हुई ईंटें का या आग से पकी हुई ईंटें का उपयोग हुआ नहीं है। आहड़ में तो नहीं हुआ, किसका, पकी हुई ईंटों का, आग से पकी हुई ईंटों का, जबकि गिलुंड में इनका बहुत उपयोग हुआ है। मतलब गिलुंड में तो पकी हुई ईंटें जो आग में पकाते हैं वो ईंटें उपयोग हुई हैं, लेकिन आहड़ में नहीं हुई। नेक्स्ट है बागौर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर में कोठियारी नदी तट पर CVN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 70 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में क्या मिले हैं, लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं बागौर से, जो इस सभ्यता के निवासियों को अखेट होने का प्रमाण बताते हैं। बागौर में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि व पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाणकालीन उपकरण का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है गणेश्वर। गणेश्वर ये सीकर, गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन में से 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इस ताम्रयुगीन सभ्यता के प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों पर पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है, जो कि अभी भी निकलता है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपस्वर्णी
मर्द पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग में सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। मतलब ये विदेश व्यापार भी करते थे ये लोग। अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं कौन कौन सी हैं वो भी हैं, जैसे भीनमाल जालौर की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। भीनमाल जालौर में स्थित है और सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं की एक महत्वपूर्ण, जिसका उत्खनन किसने किया? आरसी अग्रवाल ने करवाया। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सूरापात्र व एक यूनानी सुराही मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? भीनमाल का श्रीमाल। इस प्रकार इस्वाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोहा उद्योगों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? लोहा उद्योगों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित विराट जयपुर की बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जी जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। विराट से एक गोल मंदिर व अशोक स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। विराट के समीप अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ा शिलालेख प्राप्त हुआ था, अशोक का भाब्रू शिलालेख, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण मानता है। बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्रपाषाण सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल हनुमानगढ़, ओजियान भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोहै भरतपुर, नगर मतलब टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ये जितने भी अभी हमने पढ़े हैं ना, ये पूरे पूछे हुए हैं एग्जाम में। ये नगरी सभ्यता चित्तौड़ में है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नगर टोंक में है, रेड भरतपुर में है, और ये नोवा वाला भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। हड़प्पा सभ्यता के पतन या 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का मुख्य स्रोत है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये हमें पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद हैं, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 64 64 महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलता है। महाकाव्य काल में उल्लेख मिलता है। रामायण से ज्ञात होता है कि रावण युद्ध के समय जब दक्षिण सागर ने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया था। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो जाता है। यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख है। महाभारत के अनुसार जांगल प्रदेश किसे कहा जाता है? जो अपना बीकानेर साइड का एरिया है उसको। कौरव पांडव राज्य के अधीन था। मत्स्य राज्य उनका मित्र था। अधीनस्थ राज्य था, मतलब उनके अंडर में काम करते थे। विराटनगर वाले, मत्स्य नगर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर का क्षेत्र। कहा जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के
शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर लड़ता हुआ मारा गया। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात भी महात्मा बुद्ध के समय तक का रास्ता का इतिहास भी अधिक अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने से पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य नहीं होते। किंतु बुद्ध के समय से भारत इतिहास में ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के बारे में ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय राजनीति के रंगमंच पर दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से थी। प्रथम, जनपदों का उदय। द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों का मध्य संघर्ष। जनपदों का उदय और नया टॉपिक है राजस्थान के जनपद। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर में हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था। राजस्थान के अनेक भाग कुरु, शूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा में कुछ कबीले मालव, योद्धे, अर्जुनायन राजस्थान में आकर बसे। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। सतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का या मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? विराट, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर बेराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों को निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया। राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भाग में साल्व जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहा। साल्वों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि पड़ोसी राजनीति शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में संघर्ष चलता रहता था। इस अवसर पर चेदी राज्यों ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। मतलब एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण किया और मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा। कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध में
मगध कितना बड़ा स्टेट रहा होगा आपको पता ही है। शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। विराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट है, नया टॉपिक है राजपूतों। नमस्कार। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत राज्यों की जो उत्पत्ति है या राजाओं की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, इस पे हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ हर्षवर्धन जी की मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता को गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही नए राजवंश उभरे, राजपूत राजवंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्वी मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। इसीलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा, वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी मतलब 5 शताब्दी मतलब 500 साल 12वीं शताब्दी तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। राजपूत कौन थे, इस प्रश्न का आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है, राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें, कालिदास के नाटकों में, बाण भट्ट में के हरिश्चरित्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय तो कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षेत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है वह हम पढ़ेंगे। जैसे वैदिक आर्यों की संतान किसने माना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा व वी वेद राजपूतों को भारतीय आर्यों की क्षत्रिय वर्ग की संतान मानते हैं। उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षेत्रियों की तरह अश्व व अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक, लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि आर्यों की संतान है। अब है अग्निकुंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया? चंद्रबरदाई। अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था, ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य व अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी, मल मूत्र डालकर अपने अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने के हेतु यज्ञ से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। जो क्या कहलाए? परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियारों से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा। चंद्रबरदाई के अनुसार इस राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड का कॉन्सेप्ट आया। यद्यपि आज के वैज्ञानिक इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल में
क्षेत्रीय जो बौद्ध बन गए थे या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियां जैसे शक, हूण, युची आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षेत्रीय वर्ण में शामिल कर लिया गया हो। यह कथा इस घटना की साहित्यिक प्रस्तुति है। वो ब्राह्मणों से उत्पत्ति। अब ब्राह्मणों से भी कौन बता रहे हैं, ये खुद एक कॉन्सेप्ट है। सर्वप्रथम डॉक्टर B.R. भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नगर ब्राह्मणों से बतलाई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशीय होने का साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत और वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनमें उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गोहिलातों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुम्मा ने भी जयदेव गीत में गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क खंडन करते हैं। फिर आता है विदेशियों की संतान कौन मानता है। विदेशी संतान कौन मानते हैं। राजस्थान के इतिहास के लेखक जेम्स टोड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाण करने का प्रयास किया। उनका मत है कि यह विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इसी विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि स्वीकार द्वारा पवित्र कर स्वर्ण वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में लिया गया। टोड ने राजपूतों का शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया। राजपूतों के रीति रिवाज शक सीथियन हूणों से मिलते जुलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, शस्त्र पूजा, शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार V.S. स्मिथ ने लिखा कि राजपूत जाति 8वीं और 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी। स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक सीथियन रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित है और अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ पहले की ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्य में साक्ष्य प्रमाण है। उपयुक्त समस्त वितरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। इस परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई, स्थायी रूप से यही निवास करने लगी। उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। हिंदू समाज में ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया था। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है, अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य व चंद्रमा की उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास उन्होंने महाकाव्य काल से क्षेत्रियों की परंपरा को बनाए रखा। यह राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। यह हम नेक्स्ट क्लास